चलें जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जो है स्टैंडर्ड, दैट इज IAS 36। इसको हम डिस्कस करेंगे क्या है और कैसे हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। उसको हम जरा यहाँ पे सीखेंगे कि IAS 36 बेसिकली क्या है, किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड में है कि कुछ, वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। तो स्टैंडर्ड का नाम है हमारे पास IAS 36। नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट का बेसिक अगर हम मतलब देखें, अगर आप बाय डिक्शनरी जाएं और बाय बुकिश नॉलेज जाके देखें कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, तो इम्पेयरमेंट का मतलब है सर खराबी। क्या? किसी भी चीज में खराबी आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कह रहे हैं। अब एक है डेप्रिसिएशन, एक है हमारे पास इम्पेयरमेंट। दोनों में बेसिकली फर्क क्या है वो देखना है। डिप्रिसिएशन जो है बेसिकली क्या है आपकी, अगर आप देखें, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, कि आपके एसेट जो है उसमें कमी आ रही है, और ये ग्रेजुअली आ रही है, सिस्टमेटिकली आ रही है। आप एक मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे क्या कर रहे हैं, आप उसको हर साल उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, वो डिप्रिसिएशन कहलाती है। इम्पेयरमेंट क्या है, बेसिकली इम्पेयरमेंट जो है ये भी एसेट की वैल्यू में कमी है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, बट ये ऑल ऑफ सडन हो रही है। ये क्या हो रही है आपकी, ऑल ऑफ सडन हो रही है। इसके लिए कोई सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं है, ये अचानक ही क्या हुआ, आपके एसेट की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी इम्पेयरमेंट जो है वो कंसिडर हो रही होगी। क्या होगी, ये हमारी इम्पेयरमेंट जो है वो कंसिडर हो रही होगी। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कैसे है, किस तरह लेके चलेंगे। देखिए साफ और सीधी बात है कि आप अपने एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एसेट को इस्तेमाल करते हुए उस एसेट के साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो वो जो उसकी कमी आएगी, उसको हमने किस तरह से टेकअप करना है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। इसका स्कोप क्या है वो देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव जो हैं वो देखते हैं, क्या है और क्या नहीं है उसको हम देखते हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड जो है ये बेसिकली जिस अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा है, वो है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस का तो आपको पता ही होगा, प्रूडेंस के बारे में हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। प्रूडेंस के बारे में हमने एक चीज बहुत ही क्लियरली पढ़ी है कि एसेट्स जो हैं वो हमारे कभी भी ओवरस्टेड नहीं होने चाहिए। एसेट्स हमारे कभी भी ओवरस्टेड नहीं होने चाहिए। ये हमें क्या कहता है, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है। अ, आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी के इन्वेस्टर हैं। आप एक कंपनी है और आप जो हैं वो कौन है, इन्वेस्टर हैं। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी किया नहीं, करना चाहते हैं। आप कंपनी के पास आते हैं, आप कंपनी से आके पूछते हैं, हाँ भाई जरा मुझे अपने एसेट्स की वैल्यू बताओ, मैं फिर ही फैसला करूंगा मैंने इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। कंपनी अगर आपको अपने एसेट्स की वैल्यू बता दे और उसकी वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करे, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन, कि जी मेरे एसेट्स जो हैं वो 10 मिलियन के हैं। अब इसकी इस बात के ऊपर यकीन कर कर आपने क्या करनी है, सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। मुझे बताएं, ये जो कंपनी ने अपने एसेट्स की वैल्यू डिक्लेयर की है, इसकी बेसिस पे सारी जो है डिसीजन मेकिंग होनी है। अगर इस वैल्यू में थोड़ा बहुत भी एरर आ जाए या गलती हो जाए, तो क्या इस इन्वेस्टर की डिसीजन मेकिंग जो है वो चेंज नहीं हो जाएगी? सोच के बताएं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी जो है वो अपने एसेट्स की वैल्यू डिक्लेयर करती है 10 मिलियन, लेकिन इन रियल कंपनी के एसेट्स जो हैं वो 7 मिलियन के। इसने 7 मिलियन की चीज 10 मिलियन की बताई है। इसने जान के अपने एसेट्स को अगर ओवरस्टेट कर दिया है, तो क्या इन्वेस्टर को धोखा नहीं दिया? धोखा दिया है ना? धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा दिया। तो क्या ये
प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल है? द आंसर इज नो। बिकॉज हम जब बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा, आप पीआरसी में पढ़ के आते हैं, पीआरसी में अगर आप अपने डेटर्स वगैरह लिख रहे होते हैं तो आप हमेशा डेटर्स में से जो भी क्लोजिंग डेटर होते हैं उनकी प्रोविजन लेस करवा के जो नेट डेटर्स होते हैं वही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नेट डेटर्स जो है वो लिखते हैं। आप ये क्यों करते हैं? आप ये इसलिए करते हैं, नेट डेटर्स इसलिए लिखते हैं बिकॉज यू वांट कि भाई हम अपने डेटर्स को ओवरस्टेट ना करें। कि अगर हमारे डेटर्स जो हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के हैं और हमें पता है कि 10,000 के ऊपर डाउट है, तो आप 10,000 लेस करवा के क्या लिखेंगे? 90,000 के ही लिख रहे होंगे। आप ये हैबिट करते हैं क्यों? ताकि आपके एसेट्स जो है ओवरस्टेट ना हो। जब आप अपने एसेट्स को लिख रहे होते हैं तो जब आपका पीपी आता है तो आप एसेट की कॉस्ट लिखते हैं कि भाई ये कॉस्ट है, उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करवाते हैं, फिर कहते हैं कैरिंग वैल्यू। क्यों? कि आप बताते हैं कि भाई जो मैंने एसी 2 लाख का लिया था वो एसी 40,000 का डेप्रिशिएट हो चुका है। अब उसकी कीमत 2 लाख नहीं है बल्कि क्या है? 1,60,000 है। क्यों करते हैं? बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अपने एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना चाहते। तो प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहता है कि यार जो आपके एसेट्स हैं वो कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। जो उनकी रियल वैल्यू है, जो उनकी हकीकी वैल्यू है, उसके ऊपर जो है वो क्या करना है? आपने लिखना है। इज दैट क्लियर? जब हम इस प्रूडेंस कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है IAS 36। IAS 36 क्या कहते हैं? कहते हैं ये एक एसेट है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, कार है, एसेट है। ये कार की है जी कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, इसमें से हम लेस करवाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या आती है? कैरिंग वैल्यू आती है। ऐसे ही है ना? फॉर एग्जाम्पल आपके पास गाड़ी है 40 लाख की और आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो है 12 लाख रुपए की। तो आपकी बुक वैल्यू, जो कैरिंग वैल्यू है, वो कितनी बनेगी? 2.8 मिलियन बनेगी। ऐसे ही है। अब आपने जब अपने एसेट को 2.8 मिलियन का लिखा है, ये आपने अपनी बुक्स में लिखा है ना? 28 लाख का मतलब है कि आज के दिन उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? 28 लाख ही होनी चाहिए। यही बात हम बताना चाह रहे हैं ना कैरिंग वैल्यू पे लिख के, कि नहीं? एग्री करते हो कि नहीं करते? एग्री? एग्री करते हो कि नहीं करते? एग्री। अच्छा, ये है कैरिंग वैल्यू। अब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट। मुझे सिर्फ उर्दू, उर्दू, अभी कोई मैं आपसे अकाउंटिंग वर्ड नहीं पूछ रहा। अगर मैं आपसे रिकवरेबल अमाउंट का उर्दू तर्जमा पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट? जो बेच के पैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही है। अभी सिर्फ इतना, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कुछ नहीं। एक क्या, जो हम अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। सबसे आइडियल जो जवाब है क्या? वो अमाउंट जो रिकवर कर सकते हैं, ये है रिकवरेबल अमाउंट। या और आसान अल्फाज में, और आसान अल्फाज में,
जो पैसे मिलेंगे, ये एसेट जाके मार्केट में बेचो, जो इसके पैसे मिलेंगे वो है इसके रिकवरेबल अमाउंट। भैया ये लिया मैंने कितने का, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है 3 लाख रुपए। ये कितने का लिया? 3 लाख रुपए का। मार्केट में जाता हूँ, मुझे कहते हैं कि भाई हम आपको देंगे 280। तो इसका मतलब कितने रिकवर हो रहे हैं? 280। तो व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? कि जो पैसे मुझे रिकवरेबल हो रहे होंगे। तो रिकवरेबल अमाउंट बेसिकली क्या हुई इन अदर वर्ड्स? मार्केट वैल्यू हुई ना। रिकवरेबल अमाउंट इन अदर वर्ड्स क्या हुई? मार्केट वैल्यू हुई ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एसेट को लिखा हुआ है अपनी बुक में 28 लाख रुपए का। मैं जाता हूं इसी कार की आज मार्केट वैल्यू लगवाता हूं। मैं जाता हूं और इसी कार की जाके मार्केट वैल्यू लगवाता हूं। मार्केट रेट लगता है कि भाईजान आज आओ, आज कार बेच दो। कितने की बेचेंगे? वो कहता है जी हम 32 लाख रुपए की गाड़ी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 32 लाख की गाड़ी ले लेंगे। सोच के जवाब दीजिएगा। आपने एसेट लिखे हैं 28 लाख रुपए के, मार्केट में तो तुम्हें आज 32 लाख मिल जाएगा। तो क्या तुमने एसेट्स को ओवरस्टेट किया हुआ है? प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब एसेट्स तो हैं हमारे ओवरस्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है दैट इज ग्रेटर देन कैरिंग वैल्यू। हमने कहा ठीक है भाई, सही लिखा हुआ है कि अगर हमने चीज 28 लाख की लिखी है, बेचूंगा 28 तो मिल जाना है, कम नहीं मिलना मुझे। लेकिन व्हाट इफ मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाके मार्केट में रेट लगाऊं गाड़ी का, और वे 25 लाख रुपए। क्या करें? 25 लाख क्या? अब बताएं, मैंने कितने के लिखे हैं? 28। मेरे ख्याल से, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मेरी गाड़ी जो है वो कितने की है? 28 लाख रुपए की। लेकिन मार्केट वाले बता रहे हैं कि भाईजान किड़े खाब के रह रहे हो, 28 नहीं लबना। कितना मिलना है? 25 लाख मिलना है। इस सिनेरियो में मुझे बताएं, क्या हमारे एसेट्स ओवरस्टेटेड है कि नहीं है? क्या हमारे एसेट्स जो हैं वो ओवरस्टेटेड है कि नहीं है? है। तो क्या ये होने चाहिए? अगर मैंने 25 लाख वाली गाड़ी अपनी बुक्स में 28 लाख की लिख दी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख दी, बैलेंस शीट में लिख दी, छाप दी, क्या मेरी बैलेंस शीट जो बनेगी वो ट्रू एंड फेयर रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो सर ये चीज जो है ना, यहां पे आता है IAS 36। क्या कहता है IAS 36? कि कहता है आपके एसेट्स जो हैं वो रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, तो कैरिंग वैल्यू पे नहीं बल्कि किस पे रिकॉर्ड करो? रिकवरेबल अमाउंट पे। आपने एसेट लिखे हुए हैं कितने के? 28 लाख के। मिलने कितने हैं? 25 लाख। कितने का नुकसान हुआ है बताएं? कितने का नुकसान हो रहा है? कितने का नुकसान हो रहा है? ये जो लॉस हुआ है, ये क्या कहलाएगा आपका? इम्पेयरमेंट लॉस। क्या कहलाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस। कि अब आपकी गाड़ी जो है वो 25 लाख की है, 28 लाख की नहीं है। तो ये जो बैठे बिठाए ये ऑल ऑफ सडन डिक्रीज इन वैल्यू आया है, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। प्रैक्टिकली हमने ये चीज जो है वो कैलकुलेट करना सीखनी है। कुछ समझ लगी? कुछ पल्ले पड़ा कि हम क्या इस स्टैंडर्ड में डिस्कस कर रहे हैं? एक है कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, एक है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट। क्या है? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, दूसरी है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट। अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, मतलब मैंने अपनी बुक्स में एसेट को महंगा लिखा हुआ है,
और पैसे उससे कम रिकवर हो रहे हैं, तो अब यहां से जो यहाँ पे लॉस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस कह रहे होंगे। ये चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। क्यों? बिकॉज बुनियादी कंसेप्ट है कि एसेट हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते। 25 लाख की चीज 28 की नहीं लिख सकता। अगर 25 की चीज 28 की लिखूंगा, एसेट ओवरस्टेट होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर नहीं होंगी। जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, जितने भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सारे क्या करेंगे, सफर कर रहे होंगे। तो ये तो फ्रॉड के जमाने में आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं एसेट्स हमारे कभी भी ओवरस्टेट जो है वो नहीं होने चाहिए। और इनको कौन चेक करेगा आके? हमारे पास स्टैंडर्ड होगा IAS 36। वो आएगा, वो चेक करेगा कि मैंने जो अपने नॉन करंट एसेट्स लिखे हुए हैं, क्या उनसे इतनी रकम रिकवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैंने एक कंप्यूटर लिखा हुआ है 5 लाख रुपए का, मार्केट में जाके पता किया 2 लाख मिल रहा है, तो मैंने तो ओवरस्टेट किया हुआ है, तो भाई तो रिकवर ही नहीं होने। तो ये स्टैंडर्ड हमें कहता है asset must be recorded at their recoverable amount। क्या कहता है? एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट देयर रिकवरेबल अमाउंट। क्या कहता है? एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट देयर रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट पे आपने अपने एसेट्स को लिखना है। अगर आपने बुक में एसेट्स को ज्यादा लिखा हुआ है, पैसे कम मिलने हैं, तो चुप करके कहां ले जाओ, रिकवरेबल अमाउंट पे ले जाओ, और जो नुकसान हुआ है उसको क्या कह दो, अपना इंपेयरमेंट लॉस जो है वो कह दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इस चैप्टर में ना कुछ थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड में चीजें भी आएंगी, कुछ इसमें से न्यूमेरिकल भी आएंगे। वैसे न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। तो थ्योरेटिकल चीजें जो हैं वो इसमें से ज्यादा आएंगी, जो MCQs में से आएंगी। जरा अब हम और डिस्कस करते हैं। कुछ डेफिनेशन जो है वो हम देखते हैं, उसको हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो कुछ की डेफिनेशंस हैं जो हमने यहाँ पे देखनी है। अच्छा, ये कंसेप्ट जो है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। मेरे ख्याल से अब इस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। असूल क्या है? असूल क्या है? असूल है कि इफ कैरिंग वैल्यू, ओहो, ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो हमने क्या करना है, इम्पेयरमेंट लॉस, एसेट्स जो हैं वो मस्ट भी रिकॉर्ड होने चाहिए रिकवरेबल अमाउंट के। गॉट इट? अच्छा जी, कैरिंग वैल्यू किसे कैलकुलेट करते हैं? कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज कैरिंग वैल्यू? हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट, इसमें से हम लेस करवाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास क्या आती है, कैरिंग वैल्यू। क्या आती है? कैरिंग वैल्यू। एक चीज आपने याद रखनी है, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये कैरिंग वैल्यू हमने किस दिन तक की लेनी है? डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। जिस दिन हम इम्पेयरमेंट चेक कर रहे हैं, उस दिन तक की कैरिंग वैल्यू हमने लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली तो हम जिस तरह डेप्रिसिएशन साल के एंड पे देखते हैं उस तरह ही देख रहे होते हैं, लेकिन अगर साल के दौरान की गाड़ी लग गई, तो जिस दिन तक ये हमें डाउट है उस दिन तक की हमने क्या लेनी है, कैरिंग वैल्यू जो है वो लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट है हमारे पास, उसकी कॉस्ट जो है 7 लाख रुपए है। मेथड जो है स्ट्रेट लाइन है। रेट जो है 25% है। रेजिडेंट वैल्यू जो है 50,000 है। व्हाट इज कैरिंग वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स? जरा बताएं, शाबाश, जल्दी से।
बताएं शाबाश जल्दी से। एवरीवन जल्दी बताएं। चलिए जी, आप सबने सॉल्व किए एंड वी गॉट डिफरेंट आंसर्स। देखते हैं जी, हमने निकालनी कैरिंग वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। मेथड है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। तो निकाला डेप्रिसिएशन। देखिए जी, कॉस्ट 7 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसका लें 25%, क्या आते हैं आंसर? क्या आता है आंसर? 162,500। ये है 1 साल की डेप्रिसिएशन। हमें चाहिए कैरिंग वैल्यू 3 सालों की। तो जो मेथड स्ट्रेट लाइन है सेम रहेगी। तो 3 साल की अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल लें, 3 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती है बताइएगा? 487,500। कॉस्ट कितनी थी? 7 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 487,500। कितनी बनी कैरिंग वैल्यू? कितनी बनी कैरिंग वैल्यू? 212,500। गॉट इट? यही सवाल पकड़े। मेथड आपका WDV।
बताएं, व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू आफ्टर 3 years? एवरीवन गॉट अ डिफरेंट आंसर। बताएं बताएं, शाबाश। अब सबके आंसर्स मैच तो नहीं कर रहे वैसे, क्यों? चलिए देख सकते हैं। आपने WTV पे करना था, सेम था। अब देखते हैं। देखें जी, 25% रेट है आपका, तो 7 लाख। ये है आपके पास कॉस्ट। 1 साल डेप्रिशिएट होना है। 1 साल डेप्रिशिएट होने के बाद बचना है 75%। तो इसको मल्टीप्लाई किए अगर आपने 0.75 से, तो ये आ गई 1 साल का डेप्रिसिएशन। जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई किया 2 साल से, तो 2 साल के बाद करेंगे वैल्यू आ गई। जो उसका जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई किया थर्ड टाइम, तो अब मुझे डायरेक्टली बता दें कितनी आ रही कैरिंग वैल्यू। मैथ्स है इसमें इन्वॉल्व। जब बताएं डायरेक्टली बताएं कितनी आती है, फिर इसको हम सॉल्व भी करते हैं। डायरेक्टली बताएं कितनी आती है। 2953।
295313। इस तरह से डायरेक्ट आपने कैरिंग वैल्यू निकालनी थी। ये समरी किस तरह निकाली है हमने? ये समरी किस तरह निकाली है हमने? कोई ऐसा जिसको समझ ना आई हो? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो हम इस तरह भी कर लेते हैं। देखें, आपके पास कॉस्ट थी 7 लाख, इसकी लेनी है डेप्रिसिएशन और वो आनी है 25%। तो 7 लाख का 25% कितना बनेगा? 7 लाख का 25% कितना बनेगा? 175000। 1 साल डेप्रिशिएट करने के बाद कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी? 5,25,000। अब आप इसका ले लें सेकेंड ईयर पे 25%। तो 5,25,000 का 25% लें, कितना आता है? 131250। इसको लेस करवाएं, कितना बनता है? 5 25 में से 31,500, 393750। इसका हम ले लें 25%, कितना बनेगा? 98438। लेस करवाएं, कितना आता है? 215313। तो इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, बात तो आपकी एक ही है। बात तो आपकी एक ही साबित होगी। तो ये कैरिंग वैल्यू है। कैरिंग वैल्यू हमने इस तरह से कैलकुलेट करनी होती है। एक और लिखते हैं। कॉस्ट है 15 लाख। रेजिडल वैल्यू जो है 1.5 लाख। आपने कैलकुलेट करना है। लाइफ जो है वो 7 इयर्स है। कैरिंग वैल्यू आफ्टर 4 इयर्स। मेथड है आपका सम ऑफ डिजिट। जरा बताएं, जल्दी करें। बताएं बताएं, शाबाश, जल्दी करें।
एक भाई ने कहा है 439,286। लेट्स सी आपके कभी जवाब आता है कि नहीं आता। जल्दी करें। बेटा ये मैंने वर्किंग तुम लोगों से मांग रही है, ये तुम सॉल्व कर रहे हो ना, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे। जल्दी करें यार, इतना टाइम नहीं लगाते होते भाई पेपर में। पेपर में ना फास्ट एंड फ्यूरियस काम करना है आपने, छोटी छोटी वर्किंग्स होती हैं। ये छोटी छोटी वर्किंग्स के नंबर होते हैं, अभी तो पेपर अटेम्प्ट करना सिखाना मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता।
439285, ओके। अब देखें जी, अगर इस तरह का सवाल आए पेपर में, पेपर में आप जब पास पेपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड की एग्जांपल्स बहुत कम है। लीस्ट टेस्टेड जो मेथड है ना, लीस्ट टेस्टेड मेथड, वो सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड है जो हमने पूछा हुआ है। अब देखें, इसकी हमें चाहिए कैरिंग वैल्यू, बिकॉज हमें तो कैरिंग वैल्यू निकालनी है। चाहे वो स्ट्रेट लाइन से हो, चाहे वो रिड्यूसिंग वाले से हो, चाहे वो डब्ल्यूडीबी से हो, चाहे वो सम ऑफ ईयर डिजिट से हो, चाहे वो आउटपुट मेथड से हो, हमारे लिए सिर्फ कैरिंग वैल्यू निकालना रेलेवेंट है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये जल्दी जल्दी करते होते हैं, बिकॉज आप पीएस में पढ़ के आ चुके हुए हैं। अब है सम ऑफ एयर डिजिट्स। आप इसका डिजिट का सम कर लेना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब n है आपके पास 7, 7 इंटू 7 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, बताएं जरा। 28। ये आपके पास सम ऑफ डिजिट आ गया। अब आप निकाल लें डेप्रिसिएशन। हमें चार साल चाहिए, 1, 2, 3, 4। अब देख लेते हैं जी, हमारे पास क्या है। 15 लाख कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर फैक्टर, दैट इज 7/28। यहां पर आएंगे हमारे पास 15 लाख माइनस 1.5 लाख, करंट ईयर है 6 बाई 28। थर्ड ईयर में जाएंगे, 15 लाख माइनस 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/28। अब आएगा जी हमारे पास 15 लाख माइनस 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/28। तो क्या आएगी डेप्रिसिएशन पहले वाले की, पहले वाले पे क्या डेप्रिसिएशन आएगी। P37 500। दूसरे वाले की डिप्रेशन क्या होगी, 289286। तीसरे वाले की डिप्रेशन क्या होगी, 241071। और थर्ड वाले की डिप्रेशन क्या होगी, 192857। अब आप इन सबको जमा कर रहे हैं, आपके पास आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी। वन जीरो 1060714। अब आप इसको निकाले कैरिंग वैल्यू, 15 लाख माइनस 1060714। तो क्या कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, 439,286। तो इस तरह से कैरिंग वैल्यू चाहिए होती है। तो हमारे लिए दो चीजें रेलिवेंट है ना, एक है कैरिंग वैल्यू, दूसरी है हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग वैल्यू जो है, ये हमारे यहाँ पे होती है कंप्लीट। बेसिकली हमने जो है वो सारा रिकॉल किया कि किस तरह से कैरिंग वैल्यू जो है हम वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अपनी रिकवरेबल अमाउंट और डेफिनेशन और स्कोप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीजें रवां हुई, कुछ चीजें रिकॉल हुई, कुछ चीजें समझ शुरू हुई कि नहीं हुई।
एक चीज बता दूं कि मैंने काम आप लोगों से करवाना है, ये सारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको क्लास में बैठे करनी पड़ेगी। और मैं जब चाहूँ मैं जिसको कहूंगा वो बच्चा अपनी कैलकुलेशन की तस्वीर लेके भेजेगा। यू हैव टू बी इन अ क्लास, पार्टिसिपेट करना है। मैं नहीं स्क्रीन पे लिख रहा, पेपर मेरा नहीं, पेपर आपका है, तो आपको साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब कल सारी हम देखते हैं कि अब कल हमने रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या डेफिनेशन है, क्या प्रोसेस है फर्दर, उनको फिर हम कल डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ओके जी। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर मेरा ना कल वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन था कि जब आपने कल डेप्रिसिएशन निकाली थी डेट से तो एंड पे एक वैल्यू आई थी, हमारी कैरिंग वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम उसको लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं तो एट द एंड स्ट्रेट लाइन मेथड में तो वो जीरो हो जाता है ना, उसकी देखिए, कोई एट द एंड। अगर आपका मेथड स्ट्रेट लाइन है या आपका मेथड डब्ल्यू डी वी है या वट एवर जो भी है, एट द एंड ऑफ लाइफ आपका पास चाहे आपको रेट गिवन है चाहे आपको ईयर्स गिवन है, अगर रेट भी गिवन है फॉर एग्जांपल अगर 5% है 10% है, तो कुछ साल ही इस्तेमाल करेंगे, 5-10 साल। तो वो जो आपने उसकी स्क्रैप वैल्यू डिटर्मिन की होगी विच इज रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ के एंड के ऊपर आपकी कैरिंग वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए। जी। लेकिन सर आप जो कल वाला क्वेश्चन करा रहे थे उसमें मैंने ना लाइफ पे की थी तो मेरी जो वैल्यू बची थी एट टाइम वो जीरो हो गई। 25 25 25 और 25 ना, मतलब सारा साल वो हुई और एट द एंड वो जीरो बन गई थी। लेकिन जब मैंने रेट पे की थी तो एट द एंड 6 लाख बचा था। देखें, जब आपने रेट पे डेप्रिशिएट किया था तो रेट पे डेप्रिशिएट करते हुए आपने क्या स्क्रैप वैल्यू लेस की थी? देखें, अभी हमने नहीं, रेट पे भी किया ना ये वाला। बेशक आप रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस्ट में से स्क्रैप लेस करवाने के बाद फिर रेट लगाना है। क्या आपने रेट लगाया था इस तरह? तो ये सर लगाया था। अगर आपने इस तरह रेट लगाया था तो आपका आंसर दोनों से मैच करना चाहिए। अगर आपने खाली कॉस्ट के ऊपर रेट लगाया फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी स्क्रैप वैल्यू की। आप मुझे तस्वीर भेजिएगा, बता दूंगा, तो आपने कहीं ना कहीं दोनों में से गलती की है। यहाँ तो लाइफ पे डिवाइड करते हुए आपने कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं की, या रेट से मल्टीप्लाई करते हुए आपने स्क्रैप वैल्यू लेस नहीं की। इन दोनों में से कहीं ना कहीं गलती आपसे हुई है। ओके सर। आप उसको देख ओके लीजिए। सर, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी, फिर आप मुझे एक दफा उसको ना बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, मुझे आप भेज दीजिएगा। ओके सर। ठीक है जी, कल मिलते हैं विद रिकवरेबल अमाउंट एंड ऑल थिंग्स। अल्लाह हाफिज।